गुड मॉर्निंग एट क्लास बच्चों। इससे पहले वाली वीडियो में हमने विलय नीति को डिस्कस किया था। अब विलय नीति कहते ही आपके माइंड में आ रहा होगा कि क्या है विलय नीति। जो लॉर्ड डलहौजी थे, इनके शासनकाल में एक नई नीति अपनाई गई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। और यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है, समझ रहे ना आप लोग, पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी, मीन्स कंपनी के हाथों में चली जाएगी। और इस सिद्धांत के आधार पर क्या हुआ था, एक के बाद एक रियासतें क्या हुई थी, अंग्रेजों के हाथ में चली गई थी, जैसे सतारा, सबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी। तो ये सब किसके हाथों में चली गई थी, अंग्रेजों के हाथों में। तो बच्चों आज जो हमारा टॉपिक है वो है, आप देखेंगे कि नई शासन की स्थापना। आपके उसमें इसको पढ़ने से पहले हम देखेंगे, मैप दिए गए हैं, मैप में आप देखेंगे कि 1797 आप देख रहे हैं ना, आपकी बुक अगर आपने खोली है तो आप देखेंगे 1797 में देखिए जो येलो वाला पार्ट दिख रहा है आपको, वो ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र थे, ठीक है। और जो आपको ऑरेंज सा दिख रहा है ना, भगवा कलर सा, वो क्षेत्र थे जो ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं थे। कब की बात है ये, 1797 की। अब हम चलते हैं 97 के बाद हम चलते हैं 1857 में। आप देखिए नीचे, उसी के नीचे जो मैप दिया है उसमें देखेंगे 1857। तो देखिए जो येलो वाला पार्ट है ब्रिटिश शासन के अधीन, देखिए जहाँ 1797 1797 में जहाँ जो था ब्रिटिश शासन के अधीन थोड़ा ही पार्ट था, लेकिन आप देखिए 1857 में देखिए कितने ज़्यादा भूभाग में ब्रिटिश शासन ने अपने अधीन कर लिया इन क्षेत्रों को। और देखिए वो क्षेत्र आप मैप में देख सकते हैं, जो आपको भगवा कलर के या नारंगी से दिखाई दे रहे हैं वो क्षेत्र हैं जो ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं थे। सिर्फ आप देखिए ऊपर कितना सा भाग ब्रिटिश शासन के अधीन था, और यहाँ देखिए ब्रिटिश शासन ने कितने सारे भूभाग को अपने अधीन कर लिया। तो आप इस अंतर को क्लियरली समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं 1840 की, 1840 की। तो आप देखेंगे 1814 में 1840 में आप देखेंगे ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र, जो ब्रिटिश शासन के अधीन जो क्षेत्र थे, हाँ देखिए दिख रहे हैं ना, आप समझ रहे हैं, आपको कलर से क्लियरली समझ में आ रहा होगा, तो आप देख सकते हैं उसमें, ठीक है। भारत में अंग्रेजों की फैलती कि किस तरीके से जो भारत में अंग्रेजों की सत्ता जो है फैली, मीन्स एक तरीके से अंग्रेजों ने भारत में क्या कर लिया, ब्रिटिश शासन ने इन क्षेत्रों को आप मानचित्र में देख सकते हैं अपने अधीन कर लिया, और बहुत कम भूभाग जो था वो ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं थे। तो आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा भूभाग पे उन्होंने अपने अधीन कर लिया था। तो जो आज जो हमारा टॉपिक है वो है, आप देखेंगे नए शासन की स्थापना। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, नए शासन की स्थापना। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग जो थे, हेस्टिंग्स 1773 से 1785 तक उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जो वारेन हेस्टिंग था, जिन्होंने कंपनी की ताकत को फैलाने में अहम भूमिका अदा की। मीन्स कंपनी की जो ताकत थी, जो पावर थी, उसको फैलाने का काम जिन लोगों ने किया उनमें से एक व्यक्ति कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स थे। तो वारेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। आप समझ रहे हैं ना, खाली केवल बंगाल ही नहीं, उसके साथ साथ वो बम्बई और मद्रास में भी अपनी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बढ़ गए थे, जिन्हें क्या कहा जाने लगा, प्रेसिडेंसी। क्या कहा जाने लगा, प्रेसिडेंसी कहा जाने लगा, जो कि किस पे बंटने लग गए, प्रशासकीय इलाकों में बटे हुए थे, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता। उस समय जो होता था 3 प्रेसिडेंसी थी, समझ रहे हैं कितनी प्रेसिडेंसी थी, 3, बंगाल, मद्रास और बम्बई। तो ये 3 प्रेसिडेंसी थी। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था, और जो शासक था वो शासन किसके पास होता था, गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था, और वारेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय थे, न्याय के क्षेत्र में वो उल्लेखनीय थे। आप समझ रहे हैं ना।
तो आप समझ रहे हैं कि क्या हुआ था, ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इलाकों में बटे हुए थे और उन्हें क्या कहा जाने लगा, प्रेसिडेंसी कहा जाने लगा। और उस समय क्या था, 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, महाराष्ट्र और बम्बई। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, यहाँ पर कुछ वर्ड्स भी दिए हैं जिनके मीनिंग्स आप समझ सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, काजी एक न्यायाधीश होता है, मुफ्ती मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता है, काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता। और महाभियोग क्या है, जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता है तो उस हाउस ऑफ लॉर्ड्स, संसद का ऊपरी सदन में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है, इसे महाभियोग कहते हैं। तो आप समझ रहे होंगे ना बच्चों। तो अब देखिए क्या हुआ, 1772 से एक नई व्यवस्था न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। समझ रहे हैं, दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्ट्रेट होते थे। समझ रहे हैं ना, जो दीवानी अदालतें होती थी उनके मुखिया कौन होते थे, जिला कलेक्टर होते थे, यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। और मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानून की व्याख्या करते थे। देखा आपने, उस समय भी क्या होता था, जो मौलवी और हिंदू पंडित होते थे उनके लिए भारतीय कानून की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालत में अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी। जो फौजदारी अदालतें थी वो किन के अंतर्गत थी, काजी और मुफ्ती, जिनकी मीनिंग अभी अभी हमने समझे हैं। तो आप समझ रहे हैं थी, लेकिन क्या होता था, थी तो इनके अंतर्गत, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में ही काम करते थे। तो देखिए, खाली उनके अंतर्गत तो थी बट कलेक्टर की निगरानी में ही वो काम करते थे। तो आप समझ रहे होंगे ना कि किस तरीके से ये सब चल रहा था। अब देखिए बच्चों, आगे आप देखेंगे कि एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते। एक ये समस्या थी उस समय कि जो ब्राह्मण पंडित थे वो धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानून के अलग अलग व्याख्या कर देते। इस भिन्नता को हम खत्म करने के समरूपता लाने के लिए क्या किया गया, 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। और N.B. हेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। जब ये संकलन तैयार किया गया तो उसके बाद उन्होंने इसका अनुवाद, जो ट्रांसलेशन है, वो अंग्रेजी में किया। और 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई। मुस्लिम कानून की भी एक संहिता उन्होंने तैयार कर ली। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीली अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। तो आप देखेंगे किस तरीके से वहाँ पर ये सब चीज़ें हुई। तो आप देख रहे हैं, आगे देखिए बच्चों, कंपनी की फौज। देखिए, कंपनी की फौज की बात करते हैं तो कंपनी के साथ भारत के शासन और सुधार के नए विचार को तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। समझ रहे हैं ना। और मुगल फौज मुख्य रूप से सवार घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित और पैदल सेना थी। और उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। जो तीरंदाजी और तलवारबाजी का उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था। और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। जो मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशक्त किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। कौन कराते थे, स्थानीय जमींदार। जब मुगलों को क्या होती थी, जरूरत पड़ती थी तो पैदल सिपाहियों की उन्हें मुहैया कराते थे। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पर ये वर्क होता था। और 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा तो यह सूरत बदलने लगी। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने भी यह तरीका अपनाया। अब देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही जो भारतीय सिपाही से ही बना था। आर्मी कहते थे, अंग्रेज क्या कहते थे, आर्मी कहते थे अपनी सेना को, सिपाही कहते थे। ठीक है, सिपाही आर्मी कहते थे। और 1820 के दशक से जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। जैसे तकनीकी बदलने लगी तो क्या करने लगे, घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान, मिस्र में भी
लड़ रहा था, जहाँ सिपाही क्या थे, मस्केट मस्केट आप देखेंगे क्या होता था, तोड़ेदार बंदूक और मैच लॉक से लैस होते थे। कंपनी क्या करती थी, कंपनी की सेना के सिपाही को बढ़ती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था और अब अपनी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। तो 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे और सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा नियंत्रित हो गया। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आती थी, क्योंकि जो पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जाति और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने के बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? सिपाही क्या महसूस करते थे अपने जीवन और अपनी पहचान, यानी वे कौन है, इस बात से के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे, उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा और क्या हुआ? 1857 का विद्रोह हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाता है। इस विद्रोह के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों। तो अभी हमने यहाँ पे कुछ वर्ड्स बोले, मस्केट और मैचलॉक। मस्केट क्या होता है बेटा? पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक। और मैचलॉक क्या होती है? आप देखिए यहाँ पर दिया गया है आपको, जहाँ पर जो टफ वर्ड्स हैं उनके बारे में भी दिया गया है। मैचलॉक शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी। तो आप समझ रहे हैं ना कि किस तरीके से वहाँ पर ये सब हुआ। तो आप देखेंगे निष्कर्ष क्या निकला। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी के बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। ईस्ट इंडिया क्या थी, कंपनी जो यहाँ पे आई थी सिर्फ व्यापार के लिए आई थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। और 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से और प्रक्रिया और तेज हुई। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह तक का समय लग जाता था। भाप से चलने वाले जहाज़ों से यह यात्रा 3 हफ्ते में 6 से 8 माह लग जाता था। आप समझ रहे हैं ना कि कितना होता था। जब क्या होता था, 19वीं सदी में शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेज हुई। तब तक क्या होता था, समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह तक समय लग जाता था और भाप से चलने वाले जहाज़ों से क्या हुआ, यह यात्रा 3 हफ्ते में समेट दी। मीन्स आप देख रहे हैं कहाँ, जहाँ की 6 और 8 महीने कितने होते थे, बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन वहाँ देखिए सिर्फ 3 हफ्तों में वो यहाँ समेट, जो ये यात्रा थी वो 3 हफ्तों में समेट गई थी। तो इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। जब यात्रा करने में समय कम लगा तो फिर क्या हुआ, बहुत सारे लोग यहाँ आने लगे। अंग्रेज जितने भी थे, ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार यहाँ आने लगे। 1857 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप में 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यावहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से अंग्रेजों ने क्या किया। आप देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा, पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले लिया। और आगे आप देखेंगे दक्षिण अफ्रीका में दास व्यापार। आप देखिए क्या होता था, यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से जो दास थे, डच व्यापारी 17वीं सदी में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे और जल्द ही दास व्यापार शुरू हो गया। लोगों को बंधक बनाकर जंजीरों से बांध कर दास बाजारों में बेचा जाने लगा। देखिए किस तरीके से उन्हें बेचा जाने लगा और उनकी नीलामी होती थी। आप देखेंगे इसमें दिया भी है, यह मालूम होने पर कि पशुओं और कृषि उत्पादकों की नीलामी होने वाली है। वो कह रहे हैं हमने अपनी गाड़ी नए बैल खरीदने के लिए रोक ली। नीलामी के माल में एक स्त्री और दास। आप देखेंगे और उसके 3 बच्चे थे। किसानों ने पशुओं के समान ही उन्हें परखा, उन्हें अलग अलग खरीदारों को बेच दिया। माँ ने चिंता, वेदना और आंसू भरी आंखों से बच्चों की तरफ देखा। दुखी बच्चे व्याकुल माँ बाप से चिपक गए। यह दृश्य दिल को पिघलाने वाला था। इसके विपरीत मौजूद दर्शक के चेहरे हंसते हुए असंवेदनशील थे। उस समय देखिए इस तरीके से होता है, सबको अलग अलग बेच दिया गया, अलग अलग क्या कर दिया गया, नीलामी हो गई उनकी। तो ये दृश्य क्या था, उस समय देखने योग्य था। कह रहे हैं आंखें भर जाती, उससे क्या था, किसी का भी हृदय क्या हो जाता, भर जाता। तो
चिंता वेदना थी उनकी आंखों में। देखिए इस तरीके से क्या होता था, दक्षिण अफ्रीका में दास व्यापार भी होता था। जबकि वहाँ कह रहे हैं ऐसा लगा कि कृषि उत्पादों ने और पशुओं की नीलामी होने वाली है, लेकिन वहाँ उन्होंने क्या देखा, नीलामी के माल में एक स्त्री दास और उसके 3 बच्चे भी थे। तो बच्चों देखिए उस समय दक्षिणी अफ्रीका में दास व्यापार इस तरीके से होता था। बच्चों यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन आंसर आपने इसके कर लिए होंगे और जो काम भेजा जा रहा है बच्चों उसको करते रहिए। चैप्टर्स आपके हम वीडियोस भेजेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।